हॉरर स्टोरीज इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जाकर हमारी दूसरी कहानियाँ ज़रूर देखें और सुनें। आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप का नंबर है और इंस्टाग्राम का लिंक है। अगर आप में से कोई हमें अपनी कहानियाँ भेजना चाहता है तो उस लिंक पर क्लिक करके हमें अपनी कहानियाँ भेज सकता है। चलिए बढ़ते हैं हमारी आज की कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी आज की पहली कहानी चंदू की है। तो चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मैं अपना असली नाम तो नहीं बता सकता, लेकिन हाँ, दोस्तों में और घर वाले मुझे चंदू कहकर ही बुलाते हैं। ये घटना आज से लगभग 16 साल पुरानी है। तभी मैं और मेरे कुछ दोस्त और उनकी कुछ फैमिली मेंबर्स भी थे। हम सभी लोग मिलकर 2 कार लेकर कहीं बाहर घूमने जा रहे थे। जिस जगह पर हम जा रहे थे वो जगह हमारे घर से लगभग 800 किलोमीटर की दूरी पर थी। हमें पता था कि हमें पहुंचने में काफ़ी ज़्यादा समय लगने वाला है। बीच में एक कच्चा रास्ता भी था जो कि जंगल से होकर गुजरता था। जब हम लोग उस रास्ते को पार करना शुरू किए थे तभी रात के कुछ 12:30 बज रहे होंगे। जंगल के एकदम शुरू में हमें एक टूटा फूटा सा ढाबा दिखा था और वहाँ पर शायद कुछ लोग भी थे जो कुछ अजीब सा बिहेव कर रहे थे। हम लोगों ने नाश्ता करने के लिए यानी कि कुछ स्नैक्स खाने के लिए वहाँ पर गाड़ी रुकाई थी, लेकिन उन लोगों को देखकर अच्छा नहीं लगा, इसीलिए हमने गाड़ी वहाँ से घुमा ली और ये सोचने लगे कि अभी कुछ ही दूरी पर आगे बढ़ने के बाद जब ये जंगल ख़त्म हो जाएगा तब हम दूसरी जगह पहुँचकर कुछ ना कुछ स्नैक्स खा ही लेंगे, और इसीलिए हमने गाड़ी वहाँ से आगे बढ़ा दी। जब हम उस जंगल में घुस चुके थे तभी सेम वैसा ही ढाबा हमने दोबारा देखा, और वो ढाबा कुछ 4 या 5 किलोमीटर के बाद आया था। सोचने वाली बात ये थी कि सेम ढाबा और उसमें बैठे हुए वो सेम लोग, ये कैसे हो सकता था। जो ड्राइवर था, मेरे दोस्त के बड़े भाई ने उसे चिल्लाया और कहने लगा कि यार, लगता तू फिर से घुमाकर हमें उसी रास्ते पर ले आया है। ये देख, ये ढाबा तो अभी आकर गया था। वो कहने लगा कि नहीं, रास्ता तो हम सीधा सीधा ही चल रहे हैं, तो घुमाने का तो सवाल ही नहीं उठता। खैर, उसके बाद भी सभी लोग आगे बढ़ने लगे। अब तीसरी बार फिर से वैसा ही ढाबा और वही लोग। इस बार उसके भाई को बहुत गुस्सा आया। वो कहने लगा कि हम पहले से ही लेट हो चुके हैं, रात का समय है, भूख भी लग रही है, तू क्यों बार बार गाड़ी वहीं घुमा रहा है। वो कहने लगा कि मैं तो गाड़ी नहीं घुमा रहा, पता नहीं है ढाबा क्यों बार बार आ रहा है। इतना होने के बाद जो मेरे दोस्त के बड़े भैया थे, उन्हें बहुत गुस्सा आया और उन्होंने ड्राइवर से कहा कि तू हट, गाड़ी मैं चलाऊंगा। ड्राइविंग सीट पर बैठकर उन्होंने भगवान का नाम लिया और गाड़ी को आगे बढ़ाने लगे। इस बार वैसा कुछ भी नहीं दिखा, ना तो वो ढाबा आया और ना ही वैसे लोग। लेकिन हाँ, शायद हम लोग बीच जंगल में पहुंच चुके थे कि अचानक से सामने ऐसा लगा कि कोई आकर खड़ा है। लगभग वो लोग 3 या 4 लोग होंगे जो कि गाड़ी का शायद रास्ता रोककर खड़े हुए थे, या फिर हो सकता है कि उन्हें कहीं जाना होगा। वो शायद वहाँ से कहीं जा रहे थे, लेकिन गाड़ी को देखते साथ वो लोग ठीक गाड़ी के सामने ही खड़े हो गए। उसके बाद जो मेरे दोस्त का बड़ा भाई आगे वाली गाड़ी ड्राइव कर रहा था, वो गाड़ी को आगे बढ़ाता ही रहा। बिना रुके वो ठीक उनके सामने जाकर रुक गया। अब गाड़ी और उन लोगों के बीच में सिर्फ 5 कदम की ही दूरी थी। गाड़ी को जब रुकता हुआ वो लोगों ने देखा, तब वो लोग भी सामने खड़े होकर हम ही लोगों को देख रहे थे। शायद उन्हें गुस्सा आ रहा था। एक बार को मुझे देखकर ऐसा भी लग रहा था कि ये कहीं लुटेरे ना हो और जंगल के बीच में कहीं ये हमें लूट ना ले। हेडलाइट जब ऑन थी गाड़ी की, तब हमने देखा कि वो जितने भी आदमी थे, जितने भी लोग थे, उनमें से किसी के भी पैर दिखाई नहीं दे रहे थे। लंबा कुर्ता जैसा कुछ पहना हुआ था सफ़ेद रंग का, लेकिन उनके पैर बिल्कुल नहीं दिख रहे थे। ऐसा दूर से देखकर यूँ समझ में आ रहा था कि जैसा वो सभी लोग हवा में उड़ रहे हैं। मेरे दोस्त के भाई ने गाड़ी का हॉर्न जोर से बजाया
लेकिन हॉर्न सुनने के बाद भी वो लोग हटे नहीं। उसने धीरे से कांच उतारी और बाहर मुंडी निकालकर आवाज लगाई, अरे सामने से हटो ना। लेकिन इस पर भी उन लोगों का कोई जवाब नहीं था। बस वो लोग सामने स्टैचू की तरह खड़े होकर हमें ही घूर रहे थे। अब ये चल ही रहा था कि फिर से अचानक सामने से एक आदमी उनमें से आगे बढ़ा, गाड़ी की ओर आया और उसने गाड़ी पर जोर से अपने हाथ से मारा, जिसके बाद हमारी गाड़ी एक झटके से पीछे हटी और पीछे जो दूसरी गाड़ी थी जाके उससे लड़ गई। इतनी ज़्यादा एक आदमी में ताकत होना ये नामुमकिन सी बात थी। हम सभी लोग घबरा कर वहीं रुककर उसे देखने लगे कि अचानक से उनमें से दूसरा आदमी आगे बढ़ा और हमारी गाड़ी की ओर आकर एकदम से खड़ा होकर हमें देखने लगा। शायद वो हमसे पीछे जाने के लिए कह रहा होगा, लेकिन ना ही तो वो कुछ बात कर रहा था, ना ही उसने कुछ इशारा किया। मुझे ऐसा लगता है कि वो गुस्से में था। तो मैंने मेरे दोस्त के बड़े भाई से कहा कि हमें गाड़ी को पीछे लेना चाहिए जल्दी जल्दी, वरना ये लोग पता नहीं शायद कुछ और ऐसा ही कर दे। जो मेरे दोस्त के बड़े भाई थे उन्होंने गाड़ी में से ही आवाज़ लगाई पीछे वाली गाड़ी को कि गाड़ी को पीछे लो रिवर्स में। वो पीछे लेने लगा और बड़े जो भाई थे मेरे दोस्त के वो भी गाड़ी को पीछे लेने लगे। लगभग हम लोग ऐसा ही पीछे जाते जाते 50 से 60 मीटर पीछे जा चुके थे और उसके बाद हम लोगों ने देखा कि वो जो सामने 5-7 लोग खड़े हुए थे वो धीरे धीरे रास्ता पार करके दूसरी ओर जाकर खड़े हो गए। हम देख ही रहे थे कि क्या हो रहा है कि फिर अचानक से उसी रास्ते के दूसरी ओर से बहुत सारे लोग, शायद 50-60 लोग होंगे, एक एक करके रास्ते को पार करने लगे। वो रास्ता बेसिकली जंगल के बीच में से गुजरता था, तो वो लोग जंगल के एक ओर से दूसरी ओर रास्ते को पार करके निकल गए। मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि ये लोग आखिर है कौन और क्या कर रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है। मैं घबराया हुआ वहीं पर उन लोगों को देख रहा था कि अब ये लोग क्या करेंगे कि अचानक से उनमें से एक की नज़र हम पर पड़ी और वो धीरे धीरे गाड़ी की ओर आने लगा। फिर मैंने तुरंत ही अपने दोस्त के भाई से कहा कि यार ये भी आगे आ रहा है, पता नहीं अब ये क्या करेगा। उन्होंने दोबारा पीछे आवाज़ लगाई कि गाड़ी को रिवर्स लो और ख़ुद भी जल्दी जल्दी गाड़ी को पीछे लेने लगे। कुछ ही देर में जितने भी लोग एक ओर से दूसरी ओर पहुंचे थे वो देखते ही देखते आंखों के सामने से एक हवा की झोंके की तरह कहीं गायब हो गए और फिर वो लोग कहीं नज़र नहीं आए। अब हम लोग गाड़ी को आगे लेने लगे। धीरे धीरे जब गाड़ी आगे बढ़ी तो समझ में आया कि वो इंसान नहीं थे, वो भूत थे या जीन थे, ये तो हम नहीं जानते। लेकिन पहली बार हमने ऐसे लोगों को देखा। उनमें से जब एक हमारी गाड़ी में आदमी था वो कहने लगा कि ये कोई जंगल का ट्राइब होगा जो यहीं कहीं घूम रहा है। तभी ही सभी लोग उसे देखकर हंसने लगे, कहने लगे ट्राइब के लोग ऐसे नहीं होते हैं। वो लोग जितने भी सामने थे वो सभी लोगों ने सफ़ेद रंग का लंबा सा कुर्ता जैसा कुछ पहना हुआ था और हाथ में एक रस्सी जैसा कुछ था। समझ में नहीं आया कि वो क्या चीज़ थी। और धीरे धीरे जब वो लोग आगे बढ़ रहे थे तब बॉडी का कोई मूवमेंट नहीं था। उनको देख के ये समझ में ही आ रहा था कि ये लोग हवा में उड़ते हुए एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। अब सोचने वाली बात ये भी है दोस्तों कि अगर वो जिन थे तो जिन तो वैसे भी दिखाई नहीं देते, तो उन्हें सामने आकर देखने की या खड़े होने की क्या ज़रूरत थी। और अगर वो भूत प्रेत आत्मा थे तो भी वो हमारे सामने आकर हमें परेशान क्यों किए। इसके बारे में जब भी मैंने अपने एक फ्रेंड से पूछा जिसका नाम सुभान था, तो वो मुझसे कहने लगा कि बात ऐसी होगी कि उनमें से हो सकता है कुछ इंसान भी हो और इसीलिए वो इंसान दिखेंगे, इस वजह से वो सारे जिन भी अपने आप को लोगों को दिखा रहे थे। मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है। वो कहने लगा इंसानों की और जिन की दोस्ती भी होती है। इसी के साथ मैंने उससे अगला सवाल ये पूछा कि अगर वो जिन में कुछ इंसान भी थे तो जब वो सभी लोग एक साथ गायब हुए तब वो इंसान कैसे गायब हो गए।
तब उसने मुस्कुराकर मुझसे कहा कि जिन इंसान को भी गायब कर सकते हैं उनके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं। दोस्तों, मैं तो नहीं जानता ये क्या था और वो ढाबे का भी क्या सीन था, लेकिन हाँ, ये अजीब सी दुर्घटना जो हमारे साथ घटी थी, इसे हम आज तक नहीं भुला पाए। तो दोस्तों, ये थी चंदू की कहानी। बढ़ते हैं अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी अगली कहानी हमें श्रेयास ने भेजी है। इन्होंने पहले भी हमारे चैनल के साथ एक कहानी शेयर कर रखी है। चलिए अब इनकी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम श्रेयास है। आज जो घटना मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ये मेरे पापा के साथ अभी हाल ही में कुछ साल पहले ही ये घटना घटी थी। मेरे पापा एक ड्राइवर है। वो लोगों की गाड़ियाँ चलाते हैं, लेकिन धीरे धीरे थोड़ा पैसा जमा करने के बाद हम लोगों ने एक गाड़ी खरीदी और उसी गाड़ी में मेरे पापा भाड़े मारते थे। फिर कुछ ऐसा हुआ कि एक दिन पापा को दूर का एक भाड़ा मिला और 3 दिन का शायद वो भाड़ा था। मेरे पापा को गुजरात से कहीं दूर जाना था, लगभग 300-400 किलोमीटर होगा। हम लोगों के पास इको गाड़ी थी। मेरे पापा ने वहाँ से लोगों को बिठाया। मेरे पापा बताते हैं कि 3 लोग थे और उनके पास काफ़ी ज़्यादा सामान था। जिस जगह पर पापा ने उन लोगों को ले जाकर छोड़ा, वो जगह हमारे घर से काफ़ी दूर तो थी ही, लेकिन उसी के साथ साथ उन लोगों ने पापा को वहीं पर 2 दिन रुकने को कहा था। और फिर कुछ ऐसी बात हुई थी कि 2 दिन उन्हें पापा के साथ घूमना है और उसके बाद तीसरे दिन पापा के साथ लौट आएंगे। जब मेरे पापा पहले दिन वहाँ पर पहुँचे, तब रात के कुछ 3:30 बज रहे थे। पापा ने उन लोगों को वहाँ पर ड्रॉप किया और फिर वही आदमी लोगों ने पापा को गेस्ट हाउस दिया कि यहाँ पर पास ही में हमारा गेस्ट हाउस है, आप वहीं पर जाकर रुक जाओ। वो गेस्ट हाउस उनके घर से कुछ 200 मीटर की दूरी पर ही होगा और वो गेस्ट हाउस भी ऐसा था कि वहाँ पर कोई नहीं था। मेरे पापा को उन लोगों ने उस गेस्ट हाउस की चाबी दी और कहा कि आप वहाँ जाकर सो जाइए, मॉर्निंग में 9 बजे हम मिलते हैं। मेरे पापा वहाँ पर जाकर रूम खोलकर सोने के लिए चले गए। मेरे पापा बताते हैं कि जैसे ही मैं उस कमरे का दरवाज़ा खोला, तब मुझे अजीब सी गंध आने लगी। ऐसा लगा कि यहाँ पर कोई मरा हुआ पड़ा है या किसी की लाश है, या फिर कहते ना कि जब चूहा मर जाता है और कई दिनों तक वो मरा पड़ा रहता है, उसमें से जैसी गंध आती है वैसी ही गंध पापा को आ रही थी। पापा ने आसपास देखा, लेकिन वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जंगली झाड़ियों के अलावा कुछ नहीं नज़र आ रहा था। पापा समझ चुके थे कि मुझे यहीं पर सोना होगा। उन्होंने वहाँ पर जो बिस्तर पड़ा हुआ था उसे हाथ से झाड़ा और जाकर लेट गए। कुछ 10 या 15 मिनट हुआ होगा। पापा की तो आंख लग चुकी थी, लेकिन फिर एक ज़ोर की आवाज़ के साथ पापा की आंख खुली। वो आवाज़ से जब पापा उठकर देखे तो पाया कि गेस्ट हाउस का दरवाज़ा खुला हुआ था। पापा ने ये देखा कि गेस्ट हाउस का दरवाज़ा खुला है तो तुरंत उठकर दरवाज़ा बंद करने के लिए गए। लेकिन एक बात ये थी कि दरवाजे को पापा ने कड़ी लगाकर सोए हुए थे, तो दरवाज़ा अपने आप कैसे खुला? जब पापा उस दरवाजे को बंद कर रहे थे, तब पापा ने ये देखा कि वहाँ पर बहुत हवाएं चल रही है। पापा को भी यूँ लगा कि ये हवाओं की वजह से ये दरवाज़ा अपने आप खुल गया होगा। पापा ने दोबारा दरवाजे को कड़ी लगाई और फिर से अपने बिस्तर पर जाकर लेट गए। इस बार पापा जाकर लेटे ही थे कि आसपास से पापा को चीखने चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। ऐसा लगा कि कुछ बच्चे चिल्ला रहे हैं, शायद कोई उन्हें मार रहा है और उसी के दर्द की वजह से बच्चे ज़ोर ज़ोर से चीख रहे और चिल्ला रहे हैं। फिर मेरे पापा उठकर बाहर निकले और आसपास अच्छे से देखने लगे। उन्हें एक बार को यूँ लगा कि अगर सच में बच्चे होंगे तो जाकर मैं उनकी शायद मदद कर सकूं। लेकिन मेरे पापा गलत थे, क्योंकि वहाँ पर उनके अलावा और कोई नहीं था। पापा थोड़ी देर वहाँ पर रुकने के बाद फिर से अपने कमरे में आए, दरवाजे को बंद किया और सोने चले गए। पापा बताते हैं कि मैं उस रात बहुत ज़्यादा थका हुआ था। फिर शायद पता नहीं कुछ हुआ भी होगा, तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं तो अब गहरी नींद में जा चुका था और मेरी आँख सुबह में 9 बजे ही खुली, जो कि उन्होंने अलार्म लगा कर रखा था।
पापा उठकर नाश्ता करने के लिए उन्हीं लोगों के घर पर गए। वहां जाने के बाद पापा ने ब्रेकफास्ट किया और ब्रेकफास्ट पे ही पापा उन लोगों से बात करने लगे। फिर पापा ने उन लोगों को बताया कि मैंने कुछ रात में ऐसी आवाज़ें सुना और ऐसा लग रहा था जैसा कि मेरे पास में कोई है। मैं देख नहीं पा रहा लेकिन मैं महसूस कर पा रहा था। उन लोगों ने पापा की बात पर ध्यान नहीं दिया। वो लोग कहने लगे कि हाँ, शायद आप थके हुए थे तो हो सकता है ऐसा हुआ होगा। और फिर वो जितने भी लोग वहाँ पर बैठे हुए थे वो सब रेडी होने के लिए अपने अपने कमरे में चले गए। तभी वहाँ पर जो मेड थी वो पापा से कहने लगी कि आपने जो भी कल रात में सुना वो बिल्कुल सच था। कहते हैं कि उस गेस्ट हाउस के आसपास में कुछ आत्माएं भटकती हैं। पापा ने कहा, कुछ आत्माएं? और ये समय पे भी आत्माएं होती है, यानी कि आज के ज़माने में आत्माएं? पापा को उसने कहा कि हाँ, मानना नहीं मानना वो तो हर किसी इंसान के अपने ऊपर होता है। पापा वहाँ पर बैठे ही थे कि वहाँ पर जो शेफ़ था वो कुछ एक 25 साल का लड़का था। वो लड़का पापा के पास आया और फिर वो कहने लगा कि मेरा घर यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर है, शायद 5-7 किलोमीटर की दूरी पर होगा। वो कहने लगा कि पहले जब मैं यहाँ पर काम पर लगा था तो मैं रात में सोने के लिए गेस्ट हाउस में चले जाता था, लेकिन मेरे भी साथ शुरू में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से मैं गेस्ट हाउस में जाना छोड़ दिया और फिर मैं अब रात होते ही अपने घर पर चला जाता हूँ और वहाँ से अगले सुबह में आता हूँ। पापा ने कहा कि आपके साथ ऐसा क्या हुआ था? तब उसने बताया कि जब एक रात वो सो रहा था तभी ऐसा लगा कि जैसा उसकी छाती पर कोई ऊपर बैठ चुका है और उसे ज़ोर ज़ोर से मार रहा है, या यूँ कहिए कि उसे जान से वो मार देना चाहता है। लेकिन उसने अपने आप को संभाला, भगवान का नाम लेने लगा और फिर रातों रात तुरंत वहाँ से निकलकर वो अपने घर पर पैदल ही चला गया। पापा को ये सब बात सुनकर बहुत अजीब भी लग रहा था और डर भी लग रहा था। डर इसलिए लग रहा था क्योंकि अब आगे की 2 रात उन्हें वहीं पर निकालनी थी। पूरा दिन तो पापा ने फिर वो लोगों को लेकर घूमने में निकाल दिया और जब शाम हुई तो ये लोग लौटे। फिर कुछ 8 साढ़े 8 बजे के आसपास खाना खाकर पापा को वो लोगों ने कहा कि अब आप जाकर सो सकते हो, हम कल सुबह 9 बजे फिर मिलेंगे। पापा जाते जाते एक बार को वहीं पर रुके और पीछे मुड़कर देखकर बोलने लगे कि मैं भी यहीं सो जाऊं। उन लोगों ने कहा कि हाँ, आपको अगर यहाँ सोना है तो आप सो सकते हो, लेकिन यहाँ कमरा नहीं है, यानी कि जितने भी कमरे थे वो सब ऑक्यूपाइड थे। तभी पापा ने कहा कि जाने दो, फिर मैं गेस्ट हाउस में ही सो जाऊँगा। पापा वहाँ से आगे बढ़े और गेस्ट हाउस में जाकर लेट गए। पापा जाकर लेटे ही थे कि फिर से उन्हें इस बार भी ऐसा लगने लगा जैसा कि आसपास कोई बच्चे चिल्ला रहे हैं, जो कि ज़ोरों से चीखना चिल्लाना कर रहे हैं। पापा फिर से उठकर अपने आसपास देखे, लेकिन उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया। और पापा जब बाहर निकले तो उन्हें थोड़ी दूरी पर उसी जंगली झाड़ियों में कुछ चमकती हुई आंखें दिखी। ऐसा लगा कि 2-4 लोग मिलकर पापा को दूर खड़े होकर देख रहे हैं। पापा ने वहीं कमरे से आवाज़ लगाई, यानी कि कमरे के दरवाजे के बाहर से, कि कौन है वहाँ पर, कोई है क्या, मदद चाहिए? लेकिन किसी का कोई जवाब नहीं आया। पापा दोबारा अपने कमरे में आए और फिर आकर लेट गए। उस दिन भी पूरे दिन की थकान थी, इस वजह से पापा की आंख लग गई। रात में ठीक 1:15 बजे पापा की आंख खुली, क्योंकि अब उन्हें यूँ लग रहा था कि कोई उनका गला दबा रहा है और वो बराबर से सांस नहीं ले पा रहे थे। पापा उठकर पानी देखने लगे। तभी ही पापा ने देखा सामने जो पानी का जग रखा हुआ था वो अपने आप टेबल से खिसकता हुआ नीचे ज़मीन पर गिर पड़ा और फूट गया। जितना भी पानी उस जग में था वो सब अब बह चुका था। पापा को प्यास बहुत ज़्यादा लग रही थी, उनका हलक सूख रहा था। पापा उठकर आसपास देखने लगे कि अब मैं पानी कहाँ से लूँ। पापा को यूँ लगा कि मुझे फिर से वहीं, यानी कि जहाँ पर वो लोग रुके हुए थे, वहाँ जाकर पानी लेना चाहिए, लेकिन वो उनके गेस्ट हाउस से 200 मीटर की दूरी पर था। पापा सोचे कि अभी इतना दूर कौन जाएगा चलने, इसीलिए वो कमरे में ही देखने लगे। और फिर पापा को तभी वॉश बेसिन दिखा। पापा ने सोचा कि 1-2 घूंट पानी ही तो पीना है, मैं वॉश बेसिन से ही पी लेता हूँ, कोई बात नहीं।
पापा वॉश बेसिन के पास जब गए और उसका नल खोला, तब पापा ने देखा कि पानी काले रंग का निकल रहा था और वो पानी काले रंग से धीरे धीरे लाल रंग में बदल गया। हालांकि पापा ने पहले भी वो वॉश बेसिन यूज़ किया हुआ था, तभी तो ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन वो दिन ऐसा क्यों था पता नहीं। पापा एकदम से घबरा कर पीछे हटे और जब पापा पीछे हटे तब पापा के पैरों में बहुत सारे बाल आए, ऐसा कि किसी औरतों को टकला करके उनके बालों को वहाँ पर रख दिया हो। पापा बताते कि एक औरत नहीं, बल्कि ऐसा लग रहा था कि 4-5 औरतों के वो बाल हैं। पापा एकदम से पीछे जब हटे और उनके पैरों में वो बाल आया, जिस वजह से वो ज़मीन पर गिर पड़े। उनके शरीर पर काफ़ी चोट भी आई और एक दो जगह पर वो जो फूटा हुआ जग था, उसके कांच के टुकड़े भी पापा के शरीर में घुस गए थे। पापा उठे और उठकर उसको निकालने लगे कि ये सब क्या हो रहा है। बहुत दर्द भी हो रहा था उनको। वो धीरे धीरे दर्द से कराते हुए वो कांच के टुकड़े निकाले और फिर जाकर अपने बेड पर लेट गए। अब पापा को बहुत ज़्यादा बेचैनी होने लगी। पापा ये सोचने लगे कि कब सुबह होगी और मैं यहाँ से निकलूँगा। फिर एकाएक ऐसा लगा कि पापा के बाजू में आकर कोई बैठा हुआ है। पापा बताते हैं कि वहाँ पर एक लोखंड का रॉड रखा हुआ था, शायद किसी काम के लिए रखा हुआ होगा। वो रॉड एकदम से हवा में उड़ा और पापा के ऊपर आकर गिरा। ये देखना था कि अब पापा से बर्दाश्त नहीं हुआ और वो अब समझ चुके थे कि यहाँ पर मेरी जान का खतरा है। पापा तुरंत वहाँ से जी जान लगाकर बाहर दरवाज़ा खोल के निकले और तुरंत उन्हीं लोगों के पास जाकर रुके। जब रात में पापा दरवाज़ा ठोक रहे थे तो उन्हें दरवाज़ा खोलने में कुछ 5 मिनट का समय लग गया। हाँ, ये बात भी हो सकती है कि वो सभी लोग सो रहे होंगे। पापा को जब वो लोगों ने पूरा पसीने में नहाया हुआ देखा और शरीर पे से खून निकलता हुआ देखा, तब वो लोग भी घबरा गए। पापा ने उन लोगों को सारी बात बताई। वो लोगों ने पापा को अंदर लिया और कहने लगे कि आप आज रात यहीं सो जाना। पापा रात में वहीं सो गए। अगली सुबह पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, इसीलिए वो लोग भी काफ़ी अच्छे थे तो उन्होंने पापा को हॉस्पिटल में शिफ्ट किया। पापा पूरा दिन हॉस्पिटल में रहे। उनके जो घाव लगे हुए थे, उनके घाव को भी हॉस्पिटल में ही ठीक करा गया और उसके बाद पापा ने कहा कि मैं अभी ही अपने घर जाना चाहता हूँ। वो जो लोग थे वो भी पापा के साथ उन्हीं की गाड़ी में या यूँ कहिए कि टैक्सी में बैठकर अपने घर के लिए निकल पड़े, क्योंकि अब वो लोगों को भी डर लग रहा था। पापा बताते हैं कि जब पापा ने उन लोगों को उस रूम के बारे में सारी बात बताई, तब पहले तो वो विश्वास नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर जो मेड थी वो और वो जो शेफ़ था घर में, उसने भी आकर बताया कि ऐसा उन लोगों के भी साथ हुआ है। पापा ने कहा कि फिर हम सभी लोग वहाँ से निकल गए और वो लोग भी बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। उन्होंने आते हुए यानी जब रास्ते में आ रहे थे तो बात किया कि अब किसी न किसी को दिखाकर उस घर में क्या समस्या है पहले उसे दूर कराया जाएगा। पापा बताते हैं कि उसके बाद मुझे वो लोग कभी मिले नहीं, लेकिन हाँ, 1.5 साल के बाद मुझे फिर से उन्हीं लोगों का कॉल आया उसी गेस्ट हाउस पे जाने के लिए। तो मैंने उन लोगों से कहा कि मैं तो नहीं जाऊँगा। वो लोग हंसने लगे और हंसते हुए कहने लगे कि जो भी समस्या थी वो अब दूर हो चुकी है, आप हमारे साथ चल सकते हो। लेकिन पापा ने तब भी मना करते हुए कहा कि नहीं, मुझे आज भी उस जगह से बहुत डर लगता है, आप किसी दूसरे को लेके चले जाओ। तो दोस्तों, ये थी श्रेयास जी की कहानी। बढ़ते हैं अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी अगली कहानी हमें अंकिता ने भेजी है। इन्होंने पहले भी हमारे चैनल के साथ 2 कहानियाँ शेयर कर रखी है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम अंकिता है। आज जो घटना मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ, ये मेरे पापा के साथ घटी थी। चलिए घटना पर आती हूँ। उस समय मेरे पापा जिस जगह पर रहा करते थे, तो मेरे पापा सरकारी नौकर थे और इसीलिए उन सभी लोगों को एक एक क्वार्टर अलॉट किया गया था। मेरे पापा और उनके पापा यानी कि मेरे दादाजी, ये सभी लोग एक साथ में रहते थे और कुछ 20 से 30 ऐसे छोटे छोटे क्वार्टर्स बने हुए थे जिसमें ये सभी लोग रहते थे। वो सभी क्वार्टर्स के बाहर काफ़ी बड़ी बड़ी स्पेस थी जहाँ पर शाम के समय लोग चारपाई डालकर बैठा करते थे। अब कुछ ऐसा हुआ कि जो क्वार्टर्स में लोग रहा करते थे, उन लोगों ने
छुट्टियां लेकर वहाँ से घूमने के लिए जाने का प्लान बनाया। तो कई सारे उसमें से क्वार्टर खाली हो चुके थे। मेरे पापा का जो क्वार्टर था उसको लगकर जो दूसरा क्वार्टर था उसमें जो लोग रहा करते थे वो लोग भी वेकेशन मनाने के लिए कहीं गए हुए थे। मेरे पापा बताते हैं कि गर्मियों का मौसम चल रहा था, तो वो और उनके पापा यानी कि मेरे दादाजी ये दोनों ही रात के समय बाहर चारपाई डालकर सोया करते थे। सभी क्वार्टर्स के बाहर चारपाई लगी हुआ करती थी। भले ही लोग उस क्वार्टर में रहे या ना रहे, लेकिन वो चारपाई को वैसे ही छोड़कर वो लोग गए हुए थे। जो पापा जिस क्वार्टर में रहते थे, या फिर यूँ कहिए कि जहाँ पर सारे क्वार्टर्स थे, उसी क्वार्टर्स को लगकर पास में एक बड़ा सा घना जंगल था। और उस जंगल में अक्सर ही लोग बताते थे कि वहाँ पर आत्माओं का वास है। कई बार लोगों का ये भी कहना था कि कई सारे लोग जो उस जंगल में गए वो कभी लौटकर ही वापस नहीं आए। मेरे पापा जब एक शाम में लेटे हुए थे, तभी ही उन्हें उस जंगल में से किसी के भागने दौड़ने की आवाज़ें आई। ऐसा लगा कि जंगल में कोई तो है। मेरे पापा ने ये बात तुरंत अपने पापा को बताई, यानी कि मेरे दादाजी को। मेरे दादाजी हैरानी से उस जंगल की ओर देखने लगे और कहने लगे कि आधे से ज़्यादा क्वार्टर्स तो खाली पड़े हुए हैं, फिर उस जंगल में कौन गया होगा। जाने दे, तू वहाँ पर ध्यान मत दे। शायद मेरे दादाजी जानते थे कि कुछ तो गड़बड़ है, इसीलिए उन्होंने पापा को भी उस जगह पर देखने के लिए मना किया और उस बात पर ध्यान देने के लिए भी मना किया। खैर, शाम के बाद कुछ समय बीता और फिर रात हो गई। और जैसा कि उस समय गर्मियों का मौसम चल रहा था, तो पापा और मेरे दादा ये दोनों ने ही खाट को बाहर लगाई और बाहर रात के समय सोने के लिए चले गए। ये दोनों लेटकर बात ही कर रहे थे कि अचानक से उन्होंने देखा कि जंगल में से कोई बाहर आ रहा है। जब बहुत ध्यान से उसे देखा तो पाया कि एक औरत है जिसने कोई कपड़े नहीं पहन रखा था। वो बिल्कुल नंगी थी। और मेरे पापा का जो क्वार्टर था वो जंगल की ओर से सेकंड लास्ट था। लास्ट वाला जो क्वार्टर था जिसमें लोग रहा करते थे वो लोग भी नहीं थे, वेकेशन पे गए हुए थे। वो औरत उस जंगल से बाहर आकर जो बाजू वाला आखिरी का क्वार्टर था जिसमें कोई नहीं था और उसके बाहर जो चारपाई थी, वो ठीक उसी चारपाई पे आकर बैठ गई। उसका वज़न इतना ज़्यादा था कि बैठते ही वो चारपाई टूट गई, जबकि वो औरत दिखने में बिल्कुल पतली लग रही थी, जैसे कि किसी मरे हुए आदमी के कंकाल जितनी पतली। और जब वो बैठी तो चारपाई के टुकड़े टुकड़े हो गए। इसके बाद मेरे पापा और मेरे दादाजी उस औरत को ही डर के मारे देखने लगे कि ये औरत कहीं पागल तो नहीं। लेकिन फिर उन लोगों ने देखा कि वो औरत धीरे धीरे अपना रूप बदलने लगी और वो बहुत ज़्यादा भयानक हो गई। एक बात ये भी बहुत ज़्यादा अजीब थी कि अब उसके बाल और उसके हाथ के नाखून अपने आप बढ़ते चले जा रहे थे। उसके दांत उसके होठ को चीरते हुए उसके मुंह से बाहर आ चुके थे। उसकी जीभ भी काफ़ी लंबी हो चुकी थी। ऐसा ही लग रहा था जैसा कि अभी वो उन दोनों को कच्चा चबा जाएगी। मेरे पापा और दादा ये सब देख ही रहे थे कि अब वो औरत उस चारपाई को तोड़कर उठी और वो उन लोगों के पास आगे बढ़ने लगी। मेरे पापा और दादा ये दोनों ही देखकर डर के मारे कांपने लगे और दोनों भागते हुए उस घर में जाकर बैठ गए, यानी कि जो उनका क्वार्टर था। घर के दरवाजे को अच्छी तरह से बंद कर लिया। अंदर मेरी दादी जी थी। दादी ने जब आधी रात में ये दोनों को अंदर आते हुए देखा तो पहला सवाल यही पूछा कि तुम दोनों अंदर इतनी रात में, क्या बात है, सब ठीक तो है। मेरे पापा और मेरे दादा ये दोनों पसीने में नहा चुके थे और डर इनकी शक्ल पर दिख रहा था। मेरी दादी ने कहा, क्या बात है, कुछ बताओ तो सही। मेरे दादा ने सिर्फ उन्हें चुप रहने का इशारा किया। अब ये दोनों ही तो अंदर थे, लेकिन फिर दरवाजे पे किसी के खटखटाने की आवाज़ हुई। वो आवाज़ ऐसी थी जैसा मानो कोई बहुत ज़ोरों से दरवाजे को पीट रहा है और अंदर आने के लिए वो बहुत ज़्यादा पागल हो रहा है। मेरी दादी ने एक बार को दादा से कहा कि दरवाजे पर कोई है, जाकर दरवाज़ा क्यों नहीं खोलते। दादा ने गुस्से से दादी को देखा और फिर से चुप रहने का इशारा किया। सभी लोग घर में डरे हुए थे और घर का माहौल बिल्कुल शांत हो चुका था।
कुछ ही देर के बाद वो खटखटाने की आवाज़ धीरे धीरे अब कम हो चुकी थी। दादा और दादी ये दोनों ही इस बात को लेकर परेशान थे कि बाहर जो भी है शायद आज वो हमें और हमारी पूरी फैमिली को ख़त्म कर देगा। मेरे पापा जैसे ही वो आवाज़ ख़त्म हुई भागते हुए घर की खिड़की पे गए और खिड़की पर तो ग्रिल लगी हुई थी। उन्होंने ग्रिल से बाहर झांक कर देखा तो पाया कि दरवाजे पर अब कोई नहीं खड़ा है, लेकिन जो नंगी औरत थी वो उनके मेन गेट पर, यानी कि जहाँ से घर का आंगन शुरू होता था, वो उस गेट पर खड़ी हुई थी और वो मेरे पिताजी को खिड़की पर देख रही थी। वो शायद जा रही थी, लेकिन पता नहीं पिताजी को देखकर वो वहीं रुकी और फिर से दोबारा एक झटके से हवा में उड़ते हुए वो उस दरवाजे पर दोबारा लौट आई और फिर से दरवाजे को खटखटाने लगी। मेरे पिताजी ने ये सारी बात दादा को तुरंत बताई। दादा ने उन्हें खूब अंदर ही डांट लगाई। कहने लगे, तुझे क्या ज़रूरत थी खिड़की पे जाकर देखने की। दादा को बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था। पापा एकदम शांत थे। दरवाजे पर जब वो आवाज़ें होने लगी तब मेरे पिताजी ने एक काम ये अच्छा किया कि उन्होंने तुरंत ही जो हमारे कमरे में भगवान की मूर्ति थी उसे लाकर दरवाजे के पास रख दिया। दरवाजे के पास लाकर रखते ही वो खटखटाने की आवाज़ एकदम से बंद हो गई और शायद वो औरत अब पीछे हट चुकी थी। मेरे दादा और पिताजी सभी लोग अंदर बिल्कुल शांत थे। देखते ही देखते वो रात सभी लोगों की डर में कट गई। अगली सुबह जब हुई तब ये लोग डर की वजह से बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे और इसीलिए घर से बाहर नहीं निकल रहे थे। लेकिन मेरी दादी माँ ने हिम्मत करके घर का दरवाज़ा खोला और इन लोगों से कहा कि अब डरने की कोई बात नहीं। तुरंत ही सभी लोगों को लेकर दादी माँ पास ही के मंदिर गई। वहाँ जाकर पुजारी जी से बात की और उन्हें सारी बात बताई। पुजारी जी ने हाथ में बांधने के लिए मेरे दादा और पिताजी को धागा दिया और कहने लगे कि वो जो नंगी औरत आप लोगों ने देखा था वो आज से कई साल पहले एक औरत की मौत हुई थी और ये आत्मा उसी की है। लगभग 80 से 90 साल पुरानी वो आत्मा है। फिर उन्होंने बताया कि आत्माएं जितनी ज़्यादा पुरानी होती है वो उतनी ही ज़्यादा शक्तिशाली बन जाती है और अगर वो आत्मा ने आप लोगों को देखी है तो आप लोगों को मारे बिना वो यहाँ से बिल्कुल नहीं जाएगी। मेरी दादी ने उस पुजारी जी के हाथ पैर जोड़े और कहने लगी कि कैसे भी मेरे पति को और मेरे बेटे को बचा लीजिए। जब पुजारी जी ने वो धागा और पता नहीं क्या क्या दिया, फिर कहने लगे कि आप लोग आज रात में वहाँ पर बिल्कुल मत रुकना, क्योंकि आज रात वो फिर आएगी और इस बार शायद वो आप लोगों को नहीं छोड़ेगी। तो दादी माँ ने मेरे दादा और पिताजी को लेकर उनके एक फ्रेंड के घर पर जाने का सोचा और रात भर वो लोग उनके फ्रेंड के ही घर पर थे। अगली सुबह जब हुई तब वो सभी लोग घर पर आए। पुजारी जी ने कहा था कि मैं भी सुबह सुबह आप लोगों के घर पर आऊँगा। पुजारी जी घर पर आए। घर पर आने के बाद उन्होंने कुछ वहाँ पर तंत्र मंत्र पढ़ा और कुछ क्रियाएं की, जिसके बाद उन्होंने बड़ी सी एक पोटली निकाली। उसमें बहुत सारी राख पड़ी हुई थी। वो राख लेकर घर के चारों ओर डाल दिया और फिर कहने लगे कि अगर अब तुम्हें वो औरत दिखाई भी दे तब भी उसे देखकर अनदेखा करना। ऐसा लगना चाहिए जैसा कि अब वो औरत तुम लोगों को दिखाई ही नहीं दे रही है। दादा ने कहा कि ठीक है, हमको वैसे भी उसे देखना नहीं है और हम आज रात से अंदर ही सोएंगे। तभी पुजारी जी ने मना किया। वो कहने लगे, नहीं, तुम लोगों को बाहर सोना ही होगा। एक ना एक बार तो उस औरत के सामने तुम लोगों को आना ही होगा। जब तक तुम लोग उस आत्मा का सामना नहीं कर लेते तब तक वो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। दादा और पिताजी ये दोनों ही परेशान थे कि ये हम लोगों ने क्या कर दिया। ज़बरदस्ती हम लोग सामने आ गए। फिर ऐसा हुआ कि उस रात में दादा और पिताजी ये दोनों ही बाहर लेटे हुए थे कि अचानक से ये लोगों ने उसी औरत को अपने सामने खड़ा पाया। इस बार वो दोनों ही बहुत ज़्यादा डर रहे थे, लेकिन दोनों को पुजारी जी की बात पर पूरा विश्वास था कि वो आत्मा इनके करीब बिल्कुल नहीं आएगी। इसीलिए ये दोनों ऐसा बिहेव कर रहे थे जैसा इन लोगों ने उस आत्मा को देखा ही नहीं। वो आत्मा वहीं पर लगभग 20 से 25 मिनट तक खड़ी रही और दोनों को घूरती रही, लेकिन
जब उसने देखी कि पिताजी और दादा का कोई रिस्पॉन्स नहीं था, तो वो खुद ही अपने आप जंगल में लौट गई। और फिर उसके बाद दादाजी और पिताजी भी घर के बाहर आंगन में नहीं सोया करते थे। इसी के साथ साथ पिताजी ये भी बताते हैं कि जब वो क्वार्टर्स वाले लोग घूम कर वापस आए, तब हम लोगों ने उन्हें भी मना किया। कुछ लोग तो हमारी बात मान गए जो बाहर नहीं सोते थे, लेकिन कुछ थे जो इतना सुनने के बाद में भी बाहर सोते थे। और फिर 9 महीने के बाद वहाँ से दूसरी जगह मेरे पिताजी और दादाजी को दोनों को चेंज करना पड़ा, क्योंकि वो लोग तो सरकारी नौकर थे। तो इसीलिए फिर वो लोग उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह चले गए। उसके बाद क्या हुआ उन्हें कुछ नहीं पता। तो दोस्तों, ये थी अंकिता जी की कहानी। बढ़ते हैं हमारी अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी अगली कहानी मिताली की है। ये एक छोटी सी घटना है। चलिए मैं घटना पर आता हूँ। बात है 2001 की। उस समय जहाँ पर हमारा गांव था, हमारे गांव को लगकर ही एक रेलवे ट्रैक था। और उस समय बताते हैं कि हमारे गांव में ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं होने की वजह से लोग बीमारियों से बहुत मरते थे। समझ में नहीं आता था कि बीमारी क्या है। अगर इलाज कराना है तो उन्हें शहर आना पड़ता था। और हमारे गांव में काफ़ी ज़्यादा गरीबी भी थी। इसी वजह से लोग मर ही जाते थे। अब हुआ कुछ ऐसा कि एक बार की बात है, हमारे जो रेलवे ट्रैक पर काम करने वाले कर्मचारी होते थे, वो भी कुछ उसी गांव के रहने वाले थे। अचानक से एक कर्मचारी की तबीयत खराब रहने लगी। और उसकी तबीयत इतनी ज़्यादा खराब रहने लगी कि अब वो बिस्तर से भी बराबर उठ नहीं पाता था। धीरे ही धीरे देखते देखते उसकी भी वहाँ पर मौत हो गई। हालांकि उसका लोगों ने इलाज बहुत करवाया, लेकिन वो कैसे मर गया समझ में नहीं आया। उसी के साथ में काम करने वाला जो दूसरा कर्मचारी था, शायद वो बीमारी उसे भी लग चुकी थी और इसी वजह से उसके शरीर में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी रहती थी। एक दिन जब वो काम कर रहा था रेलवे ट्रैक पर, तब पता नहीं कैसे वो चक्कर खा के, कहा जाता है कि वहीं पर गिर गया। और जो दूर से आने वाली रेल थी वो उसके ऊपर से चढ़ गई, जिसके बाद उसका सर धड़ से अलग हो गया, यानी कि बेहोशी में ही वो मर गया। इस बारे में कई सारे अलग अलग लोगों की अलग अलग बातें हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वो चक्कर खाकर नहीं गिरा था, वो ऐसे ही मर गया। मैं नहीं जानती, लेकिन ये बात एकदम पक्की सच्ची है कि उसकी मौत रेल के उसके ऊपर गुजर जाने से हुई थी, जिसके बाद उसका सर अलग हो चुका था। उसकी मौत के बाद कई सारे हमारे गांव के लोग थे जिनका ये दावा था कि उन्होंने उसी सरकटे आदमी को वो रेलवे ट्रैक पर घूमते हुए देखा है। कई सारे लोग ये भी कहते थे कि वो आत्मा किसी को परेशान नहीं करती, क्योंकि उसका सर ही नहीं है। वो हाथ में कुछ लेकर घूमता है। शायद वो रेलवे ट्रैक पर जो ऑयलिंग करते हैं उसका सामान था, या पता नहीं क्या। और हो सकता है कि उसका सर ही नहीं है, इसीलिए वो देख ही नहीं पाता। हाँ, इतना था कि अगर कोई उसे परेशान करे तो वो छोड़ेगा नहीं, क्योंकि गांव में ऐसा एक केस हो चुका था कि 2 आदमी दारू पीकर उसी रेलवे ट्रैक पर कहीं घूम रहे थे। और उन्होंने जब उस सरकटी आत्मा को देखा तो शायद उन लोगों ने उसे पत्थर मारा या पता नहीं उसके साथ क्या छेड़छाड़ की, जिसके बाद वो दोनों में से एक की तो तुरंत वहीं पर मौत हो गई और दूसरा लगभग 7 से 8 दिन तक हॉस्पिटल में रहा। और वो कुछ टूटी फूटी भाषा में बोलता था, जिससे इतना तो समझ में आया कि इन्हीं लोगों ने उस आत्मा को शायद परेशान किया था, जिसके बाद वो आत्मा ने इन्हें जान से मार कर अपना बदला लिया, क्योंकि 8 दिन बाद वो भी आदमी मर चुका था। दोस्तों, कहा जाता है कि यही बात लगभग लगभग 10 से 12 साल तक चली। फिर 2012 में कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद वो आत्मा कभी किसी को नहीं दिखाई दी, क्योंकि अब गांव के लोग परेशान थे। हमारे गांव में बहुत सारी महिलाएं थी जो सुबह मॉर्निंग में उस रेलवे ट्रैक के पास जाती थी, और वो महिलाओं को अक्सर वो सरकटी आत्मा दिखती थी। इसीलिए लोगों ने इसका समाधान निकालने के लिए एक बहुत बड़े पुजारी जी को बुलवाया था। और जब वो पुजारी जी आए तो उन्होंने वहीं रेलवे ट्रैक पर कुछ पानी फेंका, जिसके बाद वहाँ से धुआं निकलने लगा। वो कहने लगे कि हाँ, यहाँ पर आत्मा है, ये बात बिल्कुल सच है और मैं जानता हूँ कि उसको मुक्ति कैसे मिलेगी। उसके बाद वहीं रेलवे ट्रैक को लगकर उन्होंने एक बड़ी सी पूजा रखवाई।
वो पूजा हो जाने के बाद फिर कभी किसी को भी वो सरकटी आत्मा ना ही तो दिखाई दी और ना ही महसूस हुई। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की सभी कहानियाँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी। दोस्तों, इनमें से जो भी कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो उसके बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना। चैनल पर नए हो तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाना। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।